हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। डियर कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, सुनना है और देखना है ध्यान से इस वीडियो को, क्योंकि जो आज आपकी परीक्षा हुई है सेंटअप बोर्ड एग्जाम है ना, सेंटअप एग्जाम जो कि बिहार बोर्ड का है, कक्षा 10वीं का है, उसी का सॉल्यूशन लेकर आई हूं आज मैं। करेंगे डिस्कशन कि किस तरह से आपने पेपर दिया है और किस तरह से क्या आपने उत्तर उसी भांति लिखे हैं जिस तरह से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या पेपर था आज का। आज आपने पेपर दे दिया है, आशा करती हूं आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से सभी आंसर्स लिखे हैं और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनके सही विकल्प चुने हैं। चलिए तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले हम चलेंगे सामान्य निर्देश। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य निर्देश को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, इनको पढ़कर आप परीक्षा बहुत अच्छे से दे पाओगे। तो सबसे पहला है परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। लिखा था आपने? हाँ, जैसे कि आपको पता है ये 3 घंटे और 15 मिनट का समय है, पूर्णांक आपका 100 है। 3 घंटे आपके पेपर सॉल्व करने में कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। 15 मिनट का रीडिंग टाइम यूज किया होगा। ओके, तो सबसे पहला है कि OMR जो शीट मिली थी, क्या आपने अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो कि 10 अंकों का था वो OMR पे लिखा था? वेरी गुड, बिल्कुल अवश्य लिखा होगा आपने, बहुत बढ़िया। दूसरा, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम, जो खंड खा था उसमें आपने अपने शब्दों में उत्तर दिए। पता चला कि कौन से पार्ट का ये प्रश्न है, किस तरह से लिखना चाहिए। वेरी नाइस। तीसरा है दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। आपने अंक देखकर जो कि आपके दाहिने तरफ दिए थे उन अंकों के आधार पर ही उत्तर लिखे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि 2 अंक के प्रश्न के उत्तर को आपने बहुत लंबा लिख दिया हो, यदि 4 या 5 नंबर का आया तो छोटा सा रह गया हो। हाँ, नहीं भूले हैं, मतलब बहुत अच्छा किए हैं, वेरी गुड। अगला है कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, इसको यूटिलाइज आपने अवश्य किया होगा। यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, खंड आ और खंड बा। ठीक है, खंड आ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 100, जिसमें से करना है आपको सिर्फ 50, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर 100 में से OMR शीट में भरना है आपको। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। कहीं भी जब आप वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब कर रहे थे तो कहीं काटा पीटी तो नहीं कर दी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अरे कुछ गलत मैंने सर्किल भर दिया है उसको हटाऊं या व्हाइटनर कर दूं। बेटा किया तो नहीं है ना, ऐसा नहीं करना था। पहले भी मैं बता चुकी थी कि बहुत ध्यानपूर्वक आपको उत्तर सर्किल को भरना है। और यदि 50 आपके हो गए हैं और फिर आपको लगता कि अरे ये 50वां तो मेरा गलत है, मैं 51वां कर लूं वो सही होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके प्रथम मतलब जो फर्स्ट 50 आपने अटेम्प्ट किए होंगे वही चेक होंगे। ठीक है, उसके बाद उत्तरों का सही मूल्यांकन किया जाए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, मतलब 100 में से 50 करना है तो 50 नंबर तो आपका इसी के है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए सही विकल्प को नीले या काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। प्रगाढ़ मतलब जिस तरह से आपकी OMR शीट थी, ठीक है, उसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से क्या आपने सर्किल को बिल्कुल इस तरह से भरा था। ऐसा तो नहीं कि ऐसा ऐसा करके छोड़ दिया और भर दिया, ऐसा तो नहीं किया है। बहुत अच्छे से आपको डार्क एकदम जो सर्किल दिया है उसको पूरी तरह से आपको आराम से रगड़ कर, नहीं कि आपकी OMR शीट ही फट जाए। ठीक है, तो आपको बहुत हल्के हाथ से पूरा फिल करना था। ठीक, ऐसा किया है आपने, बहुत अच्छी बात है यदि ऐसा किया है तो। अब है किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड या नाखून का उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है। OMR में किया तो नहीं है, पहले आपको जो बताया गया था, सेंटअप का मॉडल पेपर भी आपको बताया था, वो जो इंस्ट्रक्शंस थे उनको फॉलो किया है तो बहुत अच्छा आपने किया होगा। चलते हैं खंड बा में। खंड बा में 6 विषयनिष्ठ प्रश्न है। खंड आ था हमारे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जिसमें से 50 हमको करना है। खंड बा में है 6 जो कि विषयनिष्ठ है अर्थात सब्जेक्टिव। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। आशा करती हूं आप बहुत अच्छे से देकर आए होंगे। किसी भी तरह से आप में डर, या क्योंकि जब कुछ हम नहीं कुछ भी रख लो या डिजिटल वॉच ही पहन लो उसमें हमारे मन में डर रहता है, तो ऐसा आपने किया ही नहीं है, तो बहुत अच्छे से आप करके आए होंगे। ठीक है,
अब यहां दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। तो अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो कि आज आपने पेपर दिया, उसका पहला प्रश्न यही है। यस, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? का है विष के दांत, खा है भारत से हम क्या सीखें, गा है नौबत खाने में इबादत, या फिर घा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसका सही जवाब है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा था। अगला, मदन और काशू के बीच झगड़ा क्यों हुआ? मदन याद है, काशू याद है, तो उन दोनों के बीच में झगड़ा किस बात पर हुआ था? का लट्टू खेलने की ललक से, खा दौड़ने के लिए, गा गाना गाने के लिए, या फिर घा कबड्डी खेलने के लिए। तो किसकी छीना झपटी में उनका झगड़ा बढ़ गया था? लट्टू खेलने के लिए। ठीक है, यही किया है टिक, वेरी गुड। अगला, किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? किसकी खोज से? का संस्कृत, खा अंग्रेजी, गा उर्दू, या घा हिंदी। किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? संस्कृत। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कहलाती है। ठीक है, ये ऐतिहासिक समृद्धि है हमारे लिए। जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अप्रशांत सागर में डूब रहा है? कितने पर देखा था उन्होंने? का 35 वर्ष के, खा 37 वर्ष के, गा 38 वर्ष के, या घा 36 वर्ष के। कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा था कि ऐसा इस तरह से सूर्य जा रहा है? तो ये थे जब 35 वर्ष के। सही जवाब यही किया आपने, वेरी गुड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। का है कल्पलता, खा है विचार प्रवाह, और गा है आलोक पर्व, या घा कुटज। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनके आलोक पर्व पर। ठीक है, किया आपने यही। प्रश्न छठवां, उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? बताइए। स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है, यह पंक्ति कौन से पाठ की है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, खा है आविन्यो, गा है शिक्षा और संस्कृति, या घा है नाखून क्यों बढ़ते हैं? सोच समझकर उत्तर दिया होगा आपने, तो चेक कर लीजिए जल्दी से। यस, नाखून क्यों बढ़ते हैं की ये पंक्ति है, क्योंकि स्टार्टिंग में मनुष्य के जब आदि मानव हुआ करता था तो नाखून बड़े थे और उसको अपनी रक्षा करनी थी। महमूद गजनवी के बाद के किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं? महमूद गजनवी के बाद के किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह ने, खा मिर्जा अकबर शाह ने, गा बाबर अबू जफर ने, या फिर घा राजा राम प्रथम और खुर्रम ने। किसने किए थे? नागरी की बात कर रहे हैं यहां पर। मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह ने भी नागरी शब्द खुदवाए अपने सिक्कों पर। ठीक है, अब है बेतमा दान पत्र कब का है? 1022, 1020, 1030 या 1040? बताइए, क्या लिखा है आपने? क्या आपने 1020 उत्तर लिखा है? ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? लेखक वही जो आपके पाठ के होंगे, लेकिन अब रचना पता लगानी है कि ये कुहासा शीर्षक है, इनमें से कौन से लेखक की रचना है। का दिया है नलिन विलोचन शर्मा, खा दिया है भीमराव अंबेडकर, गा दिया है अमरकांत, या घा रामविलास शर्मा। कुहासा कृति है अमरकांत जी की। निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी?
का लेखक को, खा रिश्तेदार को, गा पड़ोसी को, या फिर घा बहादुर को। याद आया? यस। एक बेचारा सा बच्चा जो नेपाल से भाग कर आ गया था और लेखक के घर में शरण ली, तो लेखक की जो पत्नी थी निर्मला, उन्होंने दी थी। अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? का वर्जिल, खा ओविड, गा होरास, या घा जुवेनल। बहुत अच्छे से गहन रूप से गहराई से प्रश्न आए हैं। ऐसे ही नहीं है कि हम बिल्कुल तुक्का मारेंगे और आंसर सही जाएगा। वर्जिल, अंग्रेज कवि टेनिसन ने वर्जिल कवि पर कविता लिखी थी लैटिन में। बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? बिरजू महाराज जो कि 7वीं 8वीं पीढ़ी थे अपने उसकी, ठीक है, तो उनको संगीत भारती में कौन लाया था? का निर्मला जी, खा कपिला जी, गा नवाब साहब, या घा माता जी। तो उनको लेकर आए थे कपिला जी, जो कि स्वयं एक बहुत अच्छी संगीतज्ञ थी, नृत्यांगना थी। आंद्रे बिंट्रान, रेने शॉ और पाल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं आवेन्यो में रहकर लिखी? कितनी कविताएं? का 12, खा 15, गा 30, या घा 32। तो उन्होंने जो कविताएं लिखी थी वो 30 थी, 30। पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा पढ़ा था हमने, यस, याद तो आ रहा है। का मैक्स मूलर, खा अशोक वाजपेयी, गा यतीन्द्र मिश्र, या घा विनोद कुमार शुक्ल। पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखी। कौन ठंड से कांप रहा था? का संतु, खा लेखक, गा दीदी, या घा मां। ठंड से कांप रहा था कौन? दीदी। और बहुत मुश्किल से, क्योंकि वो मछली चैप्टर याद है आपको? हाँ। अगला, प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी की बात की जा रही है यहां पर, तो कौन सी है इनमें? देखते हैं। का नीरजा, खा गिरिजा, गा देवप्रिया, या घा विरासत। तो सही है गिरिजा, क्योंकि गिरिजा देवी पर ही कविता लिखी गई थी, ठीक है। आई होप आपने यह आंसर सही किया होगा। अगला है, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। यह कथन किसका है? का सोनल मानसिंह का, खा यतीन्द्र मिश्र का, गा बिस्मिल्लाह खां का, या घा गिरिजा देवी का। नौबत खाने में इबादत पाठ याद कीजिए, बिस्मिल्लाह खां, जिन्होंने 80 बरस तक सुर साधना की थी। अगला प्रश्न है, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहां गए थे? बहुत सही है, इसमें अब देखते हैं। का अफ्रीका, खा अमेरिका, गा फ्रांस, या लंदन। तो गांधी जी गए थे लंदन। दक्षिण अफ्रीका में गांधीगिरी, ठीक है, वहां तो गए थे वो, और उसके साथ उन्होंने वहां भी पढ़ाई की लंदन में। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? शिक्षा और संस्कृति जो पाठ था उस साहित्य की विधा कौन सी थी? शिक्षा शास्त्र, खा संस्मरण, गा काव्य, या घा निबंध। शिक्षा और संस्कृति था शिक्षा शास्त्र, जैसा कि यहां लिखा ही है शिक्षा और संस्कृति। तो बिल्कुल उस टाइम भी हमने जब चैप्टर पढ़ा था इस बात का जिक्र हुआ था कि ये साहित्य की शिक्षा शास्त्र विधा है। भग्गू, अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना। यह किसने कहा? का है दीदी ने, खा है पिताजी ने, गा है मां ने, या घा इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा था पिताजी ने, यस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान क्या है? क तालु, ख मूर्ध, या ग कंठ, या फिर घ दंत। तो का जो साउंड है वो आता है कंठ से, कंठ, क कंठ, ठीक है। चलो किया है आपने यही, ओके। आगे चलते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें कहते हैं, लघुता, कम समय लगता है। का ह्रस्व,
खा दीर्घ, गा निरुनासिक या घा अनुनासिक? तो उन्हें कहते हैं अनुनासिक, जिनसे उच्चारण नाक और मुंह से होता है, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अहंकार, का है अहंकार, खा है अहंकार, गा है अहंकार, घा है अहंकार। तो पहला उत्तर ही होना चाहिए, यस, अहंकार ही, अहम और प्लस कार तो अहंकार हो जाता है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? प्रणाम, प्रणाम, प्रांगण, प्रसाद। अब शब्द अलग अलग हैं, लेकिन अब आपको यह चुनना है कि सही शब्द क्या है, प्रणाम, प्रणाम, प्रांगण या प्रसाद। तो सही शब्द है आपका प्रणाम, बाकी तो दे दिए हैं बस। यदि यहां प्रसाद होता तो सात असर होता वाला। मोहन शब्द कौन संज्ञा है? मोहन जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है? का जातिवाचक, खा भाववाचक, गा व्यक्तिवाचक या घा समूहवाचक? तो मोहन है व्यक्तिवाचक, यस, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, मतलब जो विशेष जुड़ जाता है उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। चित्र शब्द कौन सा लिंग है भाई? चित्र, हम कोई कहीं चित्र टंगा है या चित्र टंगी है, तो का है स्त्रीलिंग, खा है पुरलिंग, गा है उभयलिंग या घा इनमें से कोई नहीं। तो चित्र है आपका पुरलिंग, क्योंकि हम कहते हैं ना चित्र टंगा है या चित्र अच्छा लग रहा है, हम ये नहीं कहते चित्र अच्छी लग रही है या चित्र टंगी है। भाप शब्द है, भाप शब्द है, गा तद्भव, खा तत्सम, गा देशज या घा विदेशज। तो तद्भव संस्कृत से आए हैं लेकिन हिंदी में परिवर्तित किए हैं तत्सम एज इट इज, तो भाप शब्द है तत्सम, ठीक है। चलो, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, का पंडिती, खा पंडितानी, गा पंडितनी या घा पंडिनी? तो सही जवाब है पंडितानी, पंडितानी जी, ठीक है। अगला, हिंदी में कितने कारक हैं? हिंदी में पूछा है, ठीक है। का है 7, खा है 5, गा है 8 और घा है 4। तो हिंदी में कारकों की संख्या है 8। याद है, कर्ता से संबोधन तक। मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है? कारक से प्रश्न आ गया है, 8 कारक हैं, तो मछुए ने मछली मारा, कौन सा कारण है? कर्ता ने कर्म को करण से। तो करण कारक, अपदान कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक? उत्तर मिल गया है आपको, कर्म कारक, क्योंकि यहां पर ने आया है तो कर्ता के साथ ने लगता है, तो यहां पर कर्ता ने कर्म को, ओके, मछुए ने मछली मारा तो कर्म कारक होगा, क्योंकि यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि उसके द्वारा मारा गया है, ठीक है। सेंटेंस को चेंज करके आपने किया है। आप क्या राय देते हैं? किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक? आप क्या राय देते हैं? तो यहां पर आ रही है बात निश्चयवाचक, ठीक है, समझ में आया। चलते हैं अगले पर। कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का उदाहरण है? कौन सी विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाण बोधक है या इनमें से कोई नहीं? तो आ जाएगा इसमें संख्यावाचक, क्योंकि जहां अनिश्चित या निश्चित संख्या की बात की जाती है वहां संख्यावाचक आता है। अगला है, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? का है भूतकाल, खा है भविष्यकाल, गा है वर्तमान काल या आसन्न भूत। तो इसको कहेंगे वर्तमान, क्योंकि निरंतरता से क्या होता है वर्तमान में। चिड़िया शब्द है, का तत्सम, खा तद्भव, गा विदेशज या देशज, तो ये आ जाएगा तद्भव। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? का 1, खा 2, गा 3 या घा 4। तो बनावट के विचार से शब्द के 2 भेद होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। सपूत शब्द में उपसर्ग है, का सप, खा सपू, ग सा या घा पूरा सा। तो पूरा सा ही आएगा, ठीक है, उपसर्ग सा प्लस पूत। बंधु शब्द में प्रत्यय है, बंध प्लस उ, छोटा ऊ की मात्रा है तो का उ, खा बड़ा ऊ, धू या धा, तो बिल्कुल छोटा ऊ की मात्रा है तो पहला वाला ही सही होगा। अगला, राष्ट्र शब्द का विशेषण है। राष्ट्र शब्द है, अब उसका विशेषण क्या होगा? का राष्ट्रीय, ख राष्ट्रीय, गा राष्ट्रीत या घ राष्ट्र। तो ख आंसर सही होगा,
यही टिक किया था आपने, वेरी वेल डन। अगला, सपरिवार शब्द कौन सा समास है? सपरिवार का है अव्ययी भाव, खा है द्वंद्व, गा है बहुव्रीहि या घा है द्विगु। तो यहां पर बात चल रही है सपरिवार, तो अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि अव्यय जो पहला पद रहता है, पूर्व पद अव्यय है जिससे कि कई शब्दों का निर्माण किया जा सकता है, उत्तर पद तो पूर्व पद है अव्यय, इसलिए अव्ययी भाव समास। अग्नि शब्द का विलोम है, आग का उल्टा क्या होगा? क्या का घी, खा दूध, गा तेल या घा जल? तो जल ही होगा। अगला, गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे? का है वाह गुरु, खा हे राम, गा खुदा या घा जय शिव? तो गुरु नानक देव जी वाह गुरु कहकर अपने प्राण त्यागे थे। अगला प्रश्न है, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? का है 1468 ईस्वी में, खा है 1469 ईस्वी में, गा है 1467 ईस्वी में या घा 1465 में? तो उनका जन्म हुआ था 1469, 69। मोहन छवि रसिखानी लखी, अब दग अपने नाही, किस कविता की पंक्ति है? का स्वदेशी, खा भारत माता, गा प्रेम आयनी श्री राधिका या घा हमारी नींद? देखो, बहुत अच्छे से आप अनुमान लगा सकते हो कि ना तो स्वदेशी की है, ना भारत माता की, ना हमारी नींद की है, तो बचा कौन? क्योंकि यहाँ है मोहन, मतलब कृष्ण का नाम आए, तो प्रेम आयनी श्री राधिका की ही पंक्ति होगी। अगला है, घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था? कवि घनानंद, का सोना, खा चांदी, गा हीरा या घा धूल? घनानंद कवि ने 3 मुट्ठी क्या दिए थे उनको? हीरा। अगला है, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? गा बद्री नारायण चौधरी या प्रेम घन जी या खा अनामिका, गा सुमित्रा नंदन पंत, घा जीवनानंद दास? तो स्वदेशी कविता जो लिखी है वो है बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेम घन के नाम से भी जाना जाता है। भारत माता शीर्षक कविता कौन सी कविता संग्रह से ली गई है? भारत माता। का है पल्लय, खा है ग्राम्या, गा है वीणा या घा ग्रंथि? तो भारत माता कविता ली गई है ग्राम्या कविता संग्रह से, ठीक है। अगला प्रश्न है, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, यह पंक्ति किस कविता की है? दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन। का जनतंत्र का जन्म, खा एक वृक्ष की हत्या, गा भारत माता या फिर घा अक्षर ज्ञान? तो यहां पर यह कविता है भारत माता कविता की। अगला प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? का सुमित्रा नंदन पंत, खा अनामिका, गा कुंवर नारायण या घा रामधारी सिंह दिनकर? तो परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर कवि द्वारा ही लिखित है। कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? का किसान और मजदूर, खा नेता, गा पूंजीपति, घा वकील? तो उनके अनुसार है पहला, किसान और मजदूर ही हैं जनतंत्र के देवता। 50वें प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था? का संस्कृत, खा अंग्रेजी और फारसी, घा इनमें से सभी या फिर गा तमिल? तो उनको तमिल भाषा का बहुत अच्छे से ज्ञान था हिंदी के अलावा। हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है जिसके रचयिता अज्ञेय जी हैं? तो कौन सी कविता संग्रह से ली गई है? का सदा नीरा, खा चिंता, गा इत्यलम या घा हरी घास पर क्षण भर? हिरोशिमा जो कविता है वो सदा नीरा कविता संग्रह से ली गई है। क्या आपने इसी तरह से आंसर टिक किए हैं बेटा? ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बचाना है जंगल को, का जहर हो जाने से, खा मरुस्थल हो जाने से, गा धुआं हो जाने से या घा नाला हो जाने से? तो बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। यस। वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है? का है धरती, खा है आसमान, गा है जीवन व्यापार या घा इनमें से कोई नहीं? तो हमारी नींद में धरती,
सब कुछ एज इट इज चलता जाता है, चाहे कुछ भी हो। हमारे सोने से, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कवियत्री अनामिका कहाँ की रहने वाली है? गा, का है बंगाल, खा है उड़ीसा, गा है गुजरात या बिहार। तो अनामिका जी हैं बिहार की रहने वाली, सही किया होगा। अगला प्रश्न है, पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही हैं, शायद प्रथम अक्षर सृष्टि की विकास कथा के। यह पंक्ति किस कविता की है? पहली विफलता पर छलके ये आंसू हैं, शायद प्रथम अक्षर। ओके, का है अक्षर ज्ञान, खा है हिरोशिमा, गा है मेरे बिना तुम प्रभु या फिर स्वदेशी। तो का ही अक्षर ज्ञान कविता की पंक्ति है। जीवनानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ? जब वे कितने वर्ष के थे? का यौवन, खा 55 54 सॉरी, का है 54, खा है 55, गा है 60 या घा 62। तो जीवनानंद दास जी थे जब 55 वर्ष के, जब उनका निधन हो गया। झरा पालक किसकी रचना है ना, याद है आपको? का है कुंवर नारायण जी, खा है रेनर मारिया रिल्के या गा जीवनानंद दास या फिर घा सुमित्रा नंदन पंत। झरा पालक, जीवनानंद दास। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि हैं? बांग्ला भाषा के कवि हैं, लेकिन कौन से काल के? का है प्राचीन काल, खा है मध्यकाल, गा है भक्ति काल या घा है रविंद्रोत्तर काल। रविंद्रोत्तर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के बाद वाले। तो जीवनानंद ये है बांग्ला के रविंद्र उत्तर, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचनाओं के बाद जीवनानंद दास की कविताएं भी छा गई थी। टेल्स ऑफ ऑलमाइटी क्या है? काव्य संग्रह है, खा कहानी संग्रह है, गा निबंध संग्रह है या घा उपन्यास है। तो टेल्स ऑफ ऑलमाइटी है कहानी संग्रह। अगला है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? का 1870, खा 1874, गा 1875 या फिर 1876। रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ था सन 1875। अभी तक जितने भी हमने आंसर सॉल्व किए हैं बेटा, क्या आपने उसी तरह से आंसर्स लिखे हैं? ओके, चलते हैं आगे। वैतनिक शब्द का विलोम, वैतनिक वेतन देना या वेतन नहीं देना। ठीक है, का विरत, खा विमुख, गा विगत या अवैतनिक। बिल्कुल सिंपली दिखाई दे रहा है, क्लियरली। हाँ, अवैतनिक ही है इसका। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। का धूर्तता करना, खा अपना काम निकालना, गा गाली देना या घा बहुत सस्ती होना। तो अपना काम निकालना ही अपना उल्लू सीधा करना। जो व्याकरण जानता है के लिए के शब्द है, मतलब जो व्याकरण का ज्ञानी होता है उसको लिए एक शब्द क्या है? का है व्याकरणी, खा है जिज्ञासु, गा है व्याकरण। देखो व्याकरण लिखता है ऐसे और ये लिखा है ऐसे, या फिर घा वैज्ञानिक। तो इसके लिए यही शब्द है। जैसे राजनीति जो जानता है उसको क्या कहते हैं? राजनैतिज्ञ, वहां भी ऐ की मात्रा रहती है ना, तो यहां पर व्याकरण। पति शब्द का पर्यायवाची है। गा दारा, खा कलत्र, गा अर्कजा या घा बल्लभ। तो बल्लभ, ओके, बल्लभ। श्री राम के लिए बल्लभ शब्द सीता जी के तरफ से कहा जाता था। निम्न शुद्ध वाक्य कौन से हैं? आप शुद्ध वाक्य छांटना है आपको। देखते हैं आपने कौन सा लिखा है और आंसर सही क्या है। का प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, प्रधानाध्यापक चुनेंगे लड़के या प्रधानाध्यापक लड़के का चुन लेंगे। तो यहां पर होगा जवाब खा, प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। किया है आपने? बोलिए, जल्दी बोलिए। मुन्ना, राजीव, आप सबने यही किया है। अंजलि बताइए। ओके, चलते हैं आगे। बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? बिजली चमकती है, का है मिश्र वाक्य, खा है संयुक्त वाक्य, गा है सरल वाक्य या घा इनमें से कोई। आंसर है सरल वाक्य, क्योंकि ना इसमें और एवं है ना कुछ है। अगला है, बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। इस वाक्य में पदबंध है। का संज्ञा पदबंध, खा सर्वनाम पदबंध, गा क्रिया विशेषण पदबंध या घा विशेषण पदबंध। घनी छांव की बात की जा रही तो पदबंध होगा विशेषण। अगला, राम आया
और सो गया किस वाक्य का उदाहरण है? का संयुक्त वाक्य, खा सरल वाक्य, ग मिश्र वाक्य। इनमें से कोई नहीं तो और आया है तो सोचने की जरूरत नहीं है, संयुक्त वाक्य है। गौरी शंकर शब्द कौन सा समास है? गौरी शंकर कौन सा समास है? यस। क्या का द्विगु, खा द्वंद्व या गा तत्पुरुष या वैभाव? तो ये होगा द्वंद्व समास जहां दोनों पद इक्वल। लोहा शब्द का विशेषण है, लोहा शब्द का विशेषण होगा लेह, खा लोह, गा लौह या लोहिक। तो लोहा शब्द का विशेषण होता है लौह, ठीक है। खिंचाव शब्द में प्रत्यय है का वा। प्रत्यय पूछ रहे हैं, प्रत्यय मतलब वे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग मतलब वे शब्दांश जो शब्द से पहले लगते हैं, ठीक है। खिंचाव शब्द में प्रत्यय है वा, का है वा अकेला, खा है चाव, गा है आव या आओ। तो इसमें आएगा आव क्योंकि खिंच प्लस आओ। अनजान शब्द में उपसर्ग पहले लगते हैं, का है अन, खा है अ, गा है ना या अन मतलब छोटा आधा ना, तो नहीं, यही होगा अनजान, ठीक है। जूता शब्द, अब क्या है जूता शब्द? का है विदेशज, खा है देशज, गा है तत्सम या घ तत्व। तो ध्यान से देखिए, उत्तर सही है इसका देशज। ये हमारे ही भारत देश का शब्द है भाई जूता। तूने गाया होगा, यह कौन काल है भैया? कौन सा काल है? गा भविष्य काल, गा वर्तमान काल, खा वर्तमान काल, गा है भूतकाल या इनमें से कोई नहीं। तूने गाया होगा भूतकाल क्योंकि गाया होगा, गाएगा नहीं है, ठीक है। श्याम आम खाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? का सकर्मक, खा अकर्मक, गा द्विकर्मक या संयुक्त। तो सकर्मक ही होगा क्योंकि क्या खाता है? आम खाता है। उत्तर मिल गया है। मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? सोच समझ कर देखिए, मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, कौन सी सर्वनाम है भैया? का है अनिश्चयवाचक है क्या? खा संबंधवाचक है, गा प्रश्नवाचक है या निजवाचक? तो यहां पर आएगा संबंध क्योंकि मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, संबंध बता रहा है इसमें। परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का है परिचारिका, खा है परिचारिकी, गा है परिचारकी या परिचाराइन। तो यहां पर आ जाएगा परिचारिका ही परिचारक का स्त्रीलिंग है। किया है आपने ऐसा? ओके, वेरी गुड। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यह किस कारक का उदाहरण है? हे भगवान, देखिए, का है अधिकरण कारक, खा है संबोधन कारक, गा है अपादान कारक या संप्रदान। तो यहां पर किया जा रहा है संबोधन, तो संबोधन कारक। अगला प्रश्न है, आंसू शब्द कौन सा लिंग है? आंसू आ रही हैं मुझे बहुत आंसू आ रही हैं, या कहते हैं बहुत आंसू आ रहे हैं। का स्त्रीलिंग, खा पुल्लिंग, गा उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, पुल्लिंग, इसलिए तो कहते हैं आंसू आ रहे हैं। अगला है, पाकिस्तान शब्द कौन सी संज्ञा है? पाकिस्तान क्योंकि स्पेसिफाई किया गया है, तो का है जातिवाचक, खा है व्यक्तिवाचक, गा है भाववाचक या समूहवाचक। तो व्यक्तिवाचक ही होगा। निम्न में अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध, का भाग्यवान, खा पिता भक्ति, गा विद्यार्थीगण या पक्षीराज। आपको अशुद्ध शब्द ढूंढना है तो विद्यार्थीगण गलत है क्योंकि विद्यार्थी में बड़ी की मात्रा लगती है। सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद कैसे करेंगे? सीमा प्लस अंत, ऐसा कुछ करेंगे क्या? का दिया है सीमांत प्लस ता, सी प्लस मांत, सीम प्लस अंत या सीमा प्लस अंत। तो सीमा प्लस अंत ही सीमांत का सही होगा। ना बोलकर देखिए, ना का उच्चारण स्थान क्या है? ना मूर्धा, दंत, ओष्ठ या कंठ। मूर्धा मतलब ना, जहां पर ऊपर तालू से जीभ टकराती है, ना ना यही है। जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती उन्हें कहते हैं का महाप्राण व्यंजन, खा अल्प प्राण व्यंजन, गा है घोष व्यंजन या अघोष व्यंजन, तो उन्हें कहते हैं अल्प प्राण क्योंकि कम समय लगता है। भाषा के कितने रूप हैं? मुख्य रूप से भाषा के 1 2 3 4, तो भाषा के 2 ही रूप हैं, एक मौखिक दूसरा लिखित। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया था? का है सी दत्ता ने, खा है सी रमन ने,
गा है D.R. नारायण ने या फिर घा B.R. नारायण ने? तो किया था B.R. नारायण ने। अगला प्रश्न है, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा था? का है मंगम्मा ने, खा है नजम्मा ने, गा है रंगप्पा ने या घा इनमें से कोई नहीं? तो ये कहा गया था मंगम्मा द्वारा। सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? का है कैलाश की पत्नी ने, खा नारायण की पत्नी ने, गा बिज्जू की पत्नी ने या घा सीता की बहन ने? तो भेजी गई थी नारायण की पत्नी द्वारा। किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया? का मैट्रन को, खा परिचारिका को, गा वलियम्माल को या घा डॉक्टरनी को? वलियम्माल स्टोरी याद है? हाँ। बेटी को अस्पताल में नहीं, बेटे के घर छोड़े जा रही है, ऐसा मानिएगा। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? का है दही वाली मंगम्मा, खा है ढहते विश्वास, गा है नगर या फिर घा मां? तो ये दी है मां, ठीक है। अगला है, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? महीने पर पैसे ले लिए। का बारी, खा साप्ताहिक, गा मासिक या घा दैनिक? तो इसको कहा जाता है उनकी भाषा में बारी, कि अब जब बारी आएगी तब चले जाएंगे। उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे? का श्रीनिवास, खा सातकोड़ी होता, गा ईश्वर पेटलीकर या घा सुजाता? तो इसके थे सातकोड़ी होता जी। लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे और खतरनाक से जब बाढ़ या प्रकोप कुछ हो गया था, लक्ष्मी का पति दूर रहता था, उसके लिए 1 बीघा थी जमीन या खा 2 बीघा, गा 3 बीघा या 4 बीघा? तो उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। पापाती किस रोग से पीड़ित है? का है मलेरिया से, खा है क्षय रोग से, गा है पीलिया से या मेनिंजाइटिस से? तो पापाती मेनिंजाइटिस से ही तो पीड़ित था। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होता है? धरती कब तक घूमेगी, बेचारी माँ कब तक यहां से वहां जाती रहेगी? का सीता ने घर छोड़ दिया, खा सीता की मृत्यु हो गई, गा सीता बीमार हो गई या घा सीता का पैर टूट गया? तो सीता बेचारी घर छोड़कर ही चली गई थी। मां शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है? का पंजाबी में, खा गुजराती में, गा उड़िया में या घा हिंदी में? तो मां लिखी गई थी गुजराती में। कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? का है मीरा, खा है गीता, गा है राधा या नीता? तो उसकी पत्नी का नाम है राधा। वलियम्माल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया था कि जाओ उस नंबर वाले कमरे में? पढ़ी लिखी नहीं तो बड़ी कंफ्यूज थी। का था 44 नंबर, खा था 46 नंबर, गा था 45 नंबर या घा 48 नंबर? तो उसको भेजा गया था घा 48 नंबर वाले कमरे में। माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए थे? का घोड़ा गाड़ी, खा बैलगाड़ी, गा मोटर कार या घा तांगा? तो माँ जी और उनका पुत्र बैलगाड़ी में गए थे। काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? अंतिम प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? का है सांवर दैया, खा है ईश्वर पेटलीकर, गा है सातकोड़ी होता या श्रीनिवास? तो ये जो उपन्यास है वो है ईश्वर पेटलीकर का। अब मुझे आप बताएं प्लीज 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 जल्दी बताएं कि क्या आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही हैं? तो चलते हैं अब हम खंड बाकी तरफ से जो सब्जेक्टिव है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये आएंगे प्रश्न, ठीक है, 2-2 नंबर के उत्तर लिखना है। अब ये हम पढ़ते हैं। समय प्रकृति का दिया हुआ सबसे अधिक मूल्यवान उपहार है, उससे उत्तम कोई धन नहीं है। समय का सदा सदुपयोग करना चाहिए, बीता हुआ समय कभी भी लौट कर नहीं आ सकता। जीवन में अनेक लोगों की शिकायत होती है कि समय नहीं था इसलिए ये काम पूरा नहीं हुआ, या कामना करते हैं कि काश मेरे पास कुछ समय और आ जाए। व्यक्ति समय निकल जाने पर पछताते हुए देखे जाते हैं। ये सत्य है कि इन लोगों को कुछ और समय मिल जाता तो परिणाम कुछ और होता, लेकिन यह संभव नहीं है कि बीते समय को फिर लौटाया जाए। यदि वे अपने कार्य को कुछ समय पहले ही शुरू कर देते तो फिर उन्हें पछताना नहीं पड़ता। समय पर कार्य करने वाले व्यक्ति को कभी निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ता है। समय पर पढ़ने वाला विद्यार्थी असफल नहीं होता, समय पर किया गया कार्य सफलता में परिवर्तित हो जाता है। जीवन में समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। पहला प्रश्न है,
समय किसके द्वारा दिया हुआ मूल्यवान उपहार है? तो समय प्रकृति के द्वारा दिया गया मूल्यवान उपहार है। समय पर काम करने वाले व्यक्ति को क्या नहीं देखना पड़ता? कभी भी समय पर काम करने वाले व्यक्ति को निराशा या हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। किसका सदुपयोग करना चाहिए? हमेशा हमें समय का सदुपयोग मतलब सही उपयोग करना चाहिए। क्या संभव नहीं होता? बीते हुए समय को वापस लाना या लौटाना संभव नहीं है। कौन विद्यार्थी और सफल नहीं होते? समय पर नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी कभी सफल नहीं होते। इसलिए समय का सदुपयोग करना है बेटा और अच्छे से पढ़ना है। अगले गद्यांश पर चलते हैं। वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भाव और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म या दलदल से युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षियों तक को अपना देश प्यारा होता है। देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर थे त्याग, बलिदान और धीरता की कथा सुनाते नहीं थकते हैं और हमेशा सुनाते रहते हैं। अब किसे अपने वतन से प्रेम होता है? तो प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है और होना ही चाहिए। देश प्रेम क्या है? अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम, आदर, सम्मान, समर्पण एवं त्याग की भावना ही देश प्रेम है। देश प्रेम के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो चाहे उसका देश सूखा हो, गर्म या दलदलों से युक्त हो, परंतु देश प्रेम के लिए आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती। जैसा देश है वैसा ही हमें प्रिय है। देश प्रेम किस में विद्यमान है? मानव, पशु, पक्षी आदि सभी में देश प्रेम विद्यमान है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? देश प्रेम की भावना। चलते हैं दूसरे पर। प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक अंक 2 अंक का होगा। तो चमकीले सूरज पर धब्बे शुरू से ही पाए जाते हैं। खगोलवेत्ताओं ने सैकड़ों वर्षों की खोज के बाद यह पाया कि सूरज पर इन धब्बों का एक चक्र लगभग 11 वर्ष का होता है। लेकिन पिछले कई साल से सूरज पर ये धब्बे दिखने बंद हो गए हैं। इससे दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिक चकित हैं। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक जानकारी में ऐसा अब तक नहीं हुआ कि सूरज पर धब्बे बिल्कुल ना दिखाई पड़े। वे यदि इसे असाधारण घटना मान रहे हैं तो यह अनायास नहीं है। सूरज से धब्बों के गायब होने का अर्थ है कि उसकी चुंबकीय क्षमता खत्म हो रही है और यह सिकुड़ रहा है। सूरज यदि अपनी चुंबकीय क्षमता को खो देगा तो उससे पृथ्वी को होने वाली हानि की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक है। सूरज पर धब्बों का एक चक्र कितने का होता है? तो सूरज पर धब्बों का एक वर्ष लगभग 11 वर्ष का होता है। दुनिया भर की खगोल वैज्ञानिक क्यों चकित है? क्योंकि पिछले कई साल से सूरज पर धब्बे दिखने बंद हो गए हैं। इससे दुनिया भर के वैज्ञानिक चकित हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है जो प्रकृति में होता था। सूरज से धब्बे गायब होने का क्या अर्थ है? सूरज के धब्बों के गायब होने का अर्थ है कि उसे चुंबकीय क्षमता खत्म हो रही है और वह सिकुड़ रहा है। मतलब ग्रेविटेशनल जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कम हो रहा है और वह सिकुड़ रहा है। सूरज अपनी चुंबकीय क्षमता खो देगा तो क्या हो जाएगा? सूरज यदि अपनी चुंबकीय क्षमता खो देगा तो उससे पृथ्वी को होने वाली हानि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मानव जीवन असंभव हो जाएगा। नासा के वैज्ञानिक के मुताबिक अब तक क्या नहीं हुआ? तो नासा के वैज्ञानिक के मुताबिक जानकारी में ऐसा अब तक नहीं हुआ कि सूरज पर धब्बे बिल्कुल भी दिखाई ना दें। ठीक है। अगला गद्यांश है। यह सर्वविदित है कि मानवता का सबसे घोर शत्रु विज्ञान नहीं वरन युद्ध है। कौन नहीं है? विज्ञान नहीं है, युद्ध ही है सबसे घोर। विज्ञान मात्र विद्यमान सामाजिक शक्तियों को प्रतिबिंबित करता है। यह स्पष्ट है कि विज्ञान शांति के दौर में रचनात्मक होता है और युद्ध काल में यही विनाश का रूप भी ले लेता है। प्रायः विज्ञान द्वारा प्रदत्त अस्त्र युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है, यद्यपि वे युद्ध को अत्यधिक भयावह बना देते हैं। अभी तक ये अस्त्र हमें विनाश के कगार तक ले आए हैं। अतः हमारी मुख्य समस्या विज्ञान को प्रतिबंधित करना नहीं बल्कि युद्ध को रोकना है। बल प्रयोग के स्थान पर विधि एवं राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में अराजकता के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है। पहला प्रश्न है, मानवता का वास्तविक शत्रु क्या है? तो मानवता का वास्तविक शत्रु युद्ध है। युद्ध से विनाश होता है। विज्ञान क्या प्रतिबिंबित करता है? विज्ञान मात्र
सामाजिक शक्तियों को ही प्रतिबिंबित करता है। विज्ञान कब रचनात्मक होता है? तो विज्ञान शांति के दौर में रचनात्मक होता है। जब युद्ध नहीं होगा तो विज्ञान अच्छे से सोच पाएंगे वैज्ञानिक, और बहुत अच्छे से वो क्रिएटिव हो पाएगा। हमारी मुख्य समस्या क्या है? हमारी मुख्य समस्या युद्ध रोकना है, बल प्रयोग के स्थान पर विधि एवं राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में अराजकता के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है। बेटा सुनो, ये जो गद्यांश हैं आपने इसी तरह से उत्तर लिखे हैं ना? यदि उस तरह से उत्तर लिखे तो आपको 2 में से 2 जरूर मिल जाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। युद्ध कैसे रोका जा सकता है? तो युद्ध रोकने के लिए शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विधि या कानून, और सबसे बड़ा है आपसी सौहार्द या भाईचारे की भावना आवश्यक है। इसके लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं है कि युद्ध को युद्ध से रोका जाए, बल्कि शांति से स्थापित किया जा सकता है, आपसी भाईचारे से स्थापित किया जा सकता है। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसमें खंड बा में 6 प्रश्न है, हम तीसरे पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है, जो कि 10 नंबर का है। पानी की बचत, ये जो टॉपिक्स मतलब ये जो मुख्य बातें रहती हैं, भूमिका है, ठीक है, महत्व है, और महत्व के साथ साथ दिया है उपाय, लाभ और उपसंहार। उपसंहार मतलब कंक्लूजन होता है। तो पानी की बचत कैसे होगी? इस साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री ने एक अभियान शुरू किया, कैच द रेन वेयर इट इज व्हेन इट इज फॉर सेविंग वाटर। मतलब हमें रेन, जो बरसात हो रही है, उसके पानी को स्टोर करना होगा, कहीं भी हो रही है, कब हो रही है, बस हमें जल की रक्षा करनी होगी। तो कैच द रेन वेयर इट इज व्हेन इट इज फॉर सेविंग वाटर अभियान के तहत मानसून की शुरुआत से पहले और मानसून के दौरान मार्च से नवंबर के बीच जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस तरह का कदम उच्चतम राजनीतिक प्रतिबद्धता को दिखाता है और संभावना है कि इस तरह के प्रयास देश भर में राज्य और स्थानीय स्तर पर भी किए जाएंगे। पानी पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक विकास निर्भर है। इस समय देश में कुल 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध है, जिसमें 690 बीसीएम सतही जल और शेष भूजल है। जलाशयों की भंडारण क्षमता सीमित है। जितने भी जलाशय हैं जहां पर पानी स्टोर होता है वो सीमित ही है। इसके साथ साथ हमारे देश में पानी की स्थानिक भिन्नता है, यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र को मानसून में कम पानी मिलता है, तो पूर्वी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों को अधिक। कहीं पर हमारे देश में पानी अधिक होता है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है। साल के लगभग 4 महीनों में मानसून का पानी मिल पाता है। आने वाली पीढ़ी के लिए करनी होगी आज बचत। एक अनुमान से पता चलता है कि 2050 तक पानी की मांग इसकी आपूर्ति से अधिक हो जाएगी। इस अतिरिक्त आपूर्ति के लिए पानी का कहां से आएगा? बोलिए। पानी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग और घरेलू क्षेत्रों में किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों द्वारा इसके उपयोग के दौरान पानी को बचाने की आवश्यकता है। पानी का संरक्षण न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी अति आवश्यक है। अगस्त 2019 में लगभग 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल का कनेक्शन 55 लीटर पानी प्रति घर प्रतिदिन देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा हर घर जल कार्यक्रम शुरू किया। केंद्र सरकार ने 2021-22 के वित्तीय बजट में शहरी क्षेत्र में भी पानी की पहुंच की परिकल्पना की। कुछ साल पहले सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में मेक इन इंडिया की शुरुआत की। इन दोनों पहलों को स्रोत पर पानी की उपलब्धता की आवश्यकता होगी। यह पानी कहां से आएगा? हमें पानी को बचाने की बढ़ी हुई पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए संरक्षण की आवश्यकता है। पानी के संरक्षण मतलब सुरक्षित करना, कंजर्वेशन करना। उसके विभिन्न स्तरों पर पहल जरूरी है। पहला, भारतीय संविधान के अनुसार पानी एक राज्य का विषय है। अंतर्राज्यीय नदी जल विनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार की सीमित भूमिका है। संविधान में अनुच्छेद 243 के तहत यह भी कहा गया है कि जल प्रबंधन स्थानीय निकाय और पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए। कई राज्यों में प्रतिनिधिमंडल पूरा नहीं हुआ। इसके परिणाम स्वरूप जल प्रशासन के स्थानीय स्तर पर संस्थाओं की जवाबदेही जिम्मेदारी भी कम हो गई है। उदाहरण के लिए जल संरक्षण के प्रयास और वर्षा जल संचयन के प्रयास स्थानीय स्तर पर होने चाहिए, और स्थानीय प्रयासों के बिना जल संरक्षण के प्रयास व्यापक अभियान का रूप नहीं ले सकेंगे। अर्थात स्थानीय मीन्स जो जहां रहते हैं उनको पानी की सुरक्षा करनी होगी, अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। पानी के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग पर जोर। दूसरा, पानी की बचत और संरक्षण के लिए पानी के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को अपनाया जाना चाहिए। वर्तमान में ऐसे प्रयास भारत में कमी है। दिल्ली जल बोर्ड का मामला लें।
दिल्ली में प्रतिदिन 3420 मिलियन लीटर पानी की खपत होती है और 2600 MLD से अधिक का सीवेज पानी उत्पन्न होता है। सोचिए आप, इसमें से केवल 1600 MLD का ट्रीटमेंट किया जाता है और 338 MLD का फिर से उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर शहरी क्षेत्रों में लगभग 37% घरेलू सीवेज जल का ट्रीटमेंट ही किया जाता है। और ट्रीटमेंट के तरीकों में प्राकृतिक उपचार प्रणाली, जैसे उदाहरण के लिए वेटलैंड्स, एरोबिक सिस्टम, एनारोबिक सिस्टम आदि शामिल है। इजराइल में लगभग 80% घरेलू सीवेज जल का ट्रीटमेंट किया जाता है और उसे पुनः कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के पुनः उपयोग से कुछ उद्योगों में भारतीय पर्यावरण नियामक द्वारा अनिवार्य किए गए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, जिसको ZLD प्राप्त करने में मदद मिलती है। मतलब जो पानी उपयोग हो चुका है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। विभिन्न हितधारकों का एक साथ आना है जरूरी। तीसरा, जल संरक्षण को एक बड़ा अभियान बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता है। केंद्रीय अभियान पर्याप्त नहीं है। केंद्र सरकारी संगठनों, स्थानीय निकाय, मतलब जो जहां रहता है उसको भी ये कोशिश करनी होगी और व्यक्तियों को स्थानीय पंचायतों के साथ गहनता से शामिल किया जाना चाहिए। जल संरक्षण के लाभ को समझने के लिए विभिन्न हितधारकों की जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा और जल संधारण के प्रबंधन पर दिया जाए ध्यान। चौथा, जल संरक्षण या प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए विभिन्न जल प्रबंधकों और हितधारकों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। मतलब घर घर ये योजना या जागरूकता फैलानी है, अवेयरनेस लानी है, ताकि सब इसके महत्व को समझ सकें। पानी एक बुनियादी मानव अधिकार है। मानव की जल आवश्यकता को पूरा करने के लिए पानी की बचत और संरक्षण की भी जरूरत है। अब चलते हैं, दूसरा है हमारा समाज सेवा। प्रथम इसमें रहेंगे कुछ पॉइंट्स, जो कि भूमिका और उपसंहार तो रहते ही रहते हैं। दूसरा, आवश्यकता है समाज सेवा की, क्या महत्व है, क्या लाभ है या हानि, सब कुछ हमें इसमें शामिल करना होगा भाई। 10 नंबर की बात है। तो समाज सेवा, समाज सेवा व्यक्तिगत आधार पर समूह अथवा समुदाय में व्यक्तियों की सहायता करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं कर सके। इसके माध्यम से सेवार्थी वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में उत्पन्न अपनी कतिपय समस्याओं को स्वयं सुलझाने में सक्षम होता है। अतः हम समाज सेवा को एक समर्थकारी प्रक्रिया कह सकते हैं। यह अन्य सभी व्यवसायों से सर्वथा भिन्न होती है, क्योंकि समाज सेवा उन सभी सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों का निरूपण कर उनके परिप्रेक्ष्य में क्रियान्वित होती है, इंप्लीमेंट होती है, जो व्यक्ति एवं उसके पर्यावरण, परिवार, समुदाय तथा समाज को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता पर्यावरण की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्तियों के बाद व्यक्तिगत, जैविकीय, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक तत्वों, गतिशील अंतःक्रिया को दृष्टिगत कर सेवार्थी की सेवा प्रदान करता है। वह सेवार्थी के जीवन के प्रत्येक पहलू तथा उसके पर्यावरण में क्रियाशील प्रत्येक सामाजिक स्थिति से अवगत रहता है। जो समाज सेवा करने के लिए बीड़ा उठा लेते हैं, सबसे पहले उन्हें इस बात की जानकारी होती है कि कहां कौन सी समस्या है, ताकि हम उसका निवारण कर सकें। समाज सेवा का उद्देश्य व्यक्तियों, समूह और समुदायों का अधिकतम हित साधन होता है, मतलब उनकी भलाई होती है। सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी को उसकी समस्या को समाधान करने में सक्षम बनाने के साथ उसके पर्यावरण में अपेक्षित सुधार लाने का भी प्रयास किया जाता है, कि जो वो चाहते हैं वो भी हो जाए, साथ ही साथ पर्यावरण की भी भलाई होती रहे। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त सेवार्थी की क्षमता तथा पर्यावरण की रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करता है। समाज सेवा सेवार्थी तथा उसके पर्यावरण के हितों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास भी करती है। समाज सेवा का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित जनतांत्रिक मूल्यों के आधार पर निर्मित हुआ है। व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता, कि उसमें अपनी इनबिल्ट कितनी क्वालिटी है, समग्रता एवं गरिमा में विश्वास समाज सेवा, मतलब वो कितने व्यापक तरीके से कार्य कर पाएगा, और साथ ही साथ सेवार्थी की परिवर्तन प्रगति की क्षमता में विश्वास करती है। स्वनिर्णय का अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी को अपनी आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति की योजना के लिए निर्धारण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। निसंदेह कार्यकर्ता सेवार्थी को स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सहायता करता है। अवसर की समानता में विश्वास, समाज सेवा सबको समान रूप से उपलब्ध रहती है और सभी प्रकार के पक्षपातों, मतलब किसी प्रकार की बायसनेस नहीं की जाती, और पूर्वाग्रह, मतलब जो रूढ़िवादी चली आ रहे उनसे मुक्त कार्यकर्ता समूह अथवा समुदाय के सभी सदस्यों को उनकी क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप सहायता प्रदान करता है। लिखा है इस तरह से थोड़ा अच्छे से, ताकि पॉइंट्स दिखना चाहिए आपके। व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व में अंत स्तब्धता,
व्यक्ति के स्वनिर्णय एवं समान अवसर प्राप्ति के अधिकार, उसके परिवार, समूह एवं समाज के प्रति उसके उत्तरदायित्व भी संबंध होते हैं। समाज सेवा इस प्रयोजन के निमित्त स्थापित विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से वहां नियुक्त प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की जाती है कि समाज सेवा में जो भी व्यक्ति शामिल होगा वो पूर्ण रूप से शिक्षित होगा, अच्छे बिल्कुल बुद्धि का विकास वाला होगा, समग्र रूप से सोच पाएगा। कार्यकर्ताओं का ज्ञान, अनुभव, व्यक्तिगत कुशलता, एक सेवा करने की उनकी मनोवृत्ति सेवा के स्तर की निर्धारक होती है। कार्यकर्ता में व्यक्ति विकास की संपूर्ण प्रक्रिया एवं मानव व्यवहार तथा समूह व्यवहार की गतिशीलता तथा उनके निर्धारक तत्वों का सम्यक ज्ञान समाज सेवा की प्रथम अनिवार्यता है। इस प्रकार ज्ञान पर आधारित समाज सेवा व्यक्ति की समूह अथवा समुदाय की सहज योग्यताओं और सृजनात्मक शक्तियों को उन्मुक्त एवं विकसित कर स्वनिर्धारित लक्ष्य की दिशा में क्रियाशील बनती है। तो समाज सेवी ऐसा नहीं कि कोई भी उठा और खड़ा हो गया, जिसके मन में समाज के प्रति हित की भावना होगी, जो बुद्धिमान होगा, जो कार्य को कार्य रूप देगा, उसको इस समाज सेवी संगठन में शामिल होना चाहिए। साथ ही साथ समाज सेवा में संबंधित संपूर्ण सहायता का आधार और व्यावसायिक संबंध सदैव सभिप्राय होता है। समाज सेवा के 3 प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत समाज सेवा, इस प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में उत्पन्न उसकी कतिपय समस्याओं के समाधान के लिए करता है, जिसमें वह समाज द्वारा स्वीकार संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। मतलब व्यक्तिगत समाज सेवा है। सामूहिक समाज सेवा कैसी है? देखो, व्यक्तिगत समझ लेना, व्यक्तिगत रूप से अब चले सामूहिक समाह। तो सामाजिक समाज सेवा में एक विविध विधि है जिसके माध्यम से किसी सामाजिक समूह के सदस्यों की सहायता एक कार्यकर्ता द्वारा की जाती है। कोई भी समूह है जिसके पास कुछ समस्याएं होंगी तो एक व्यक्ति उनकी समस्या का समाधान करेगा, जो समूह के कार्यक्रमों और उनके सदस्यों की अंतःक्रियाओं को निर्देशित करेगा, जो भी उनके अंदर चल रही हैं, कौन कौन सी समस्याएं, जिससे वे व्यक्ति की प्रगति और समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान कर सके। तीसरा है सामुदायिक संगठन। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संगठनकर्ता की सहायता से एक समुदाय के सदस्य को समुदाय और लक्ष्यों से अवगत होकर उपलब्ध साधनों द्वारा उनकी पूर्ति आवश्यकताओं के निमित्त सामूहिक संगठित प्रयास किया जाए। इस प्रकार से समस्त सेवा की तीनों विधियों का लक्ष्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति है। कुल मिला के जो व्यक्ति की आवश्यकता है, जो उसको चाहिए, उनकी पूर्ति करना ही समाज सेवा कहलाती है। चलते हैं पर्यावरण दिवस पर। भूमिका, महत्व, आवश्यकता, लाभ और निष्कर्ष। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। हमारा जीवन पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर है। और पर्यावरण किस तरह से बना है? परि प्लस आवरण, मतलब चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं, क्योंकि स्वच्छ वातावरण से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। पर्यावरण हमें जीवन को उपहार के रूप में जीने के लिए उपयोगी सभी चीजें प्रदान करता है। पर्यावरण से हमें शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन, प्राकृतिक वनस्पति आदि प्राप्त होते हैं। लेकिन इसके विपरीत आज लोग अपने स्वार्थ और लालच के लिए वनों का दोहन कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, साथ ही वनों का दोहन करके प्रदूषण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। भौतिक सुख से प्राप्त प्राकृतिक संसाधन जिसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है, इसलिए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और प्राकृतिक पर्यावरण के महत्व को समझने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या हमने कभी जाना कि हम इस दिन को क्यों मनाते हैं? इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना, ताकि पर्यावरण की रक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठा सकें। और साथ ही कई बार स्कूलों में छात्रों को पर्यावरण विषय पर निबंध लिखने के लिए भी कहा जाता है। इसलिए आज हम आपको पर्यावरण पर अलग अलग शब्द सीमा पर निबंध प्रदान कर रहे हैं, जिसमें आप सभी बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना कि जो भी है वह वातावरण, जैसे पूरा ब्रह्मांड और जीव जगत से घिरा होता है, अर्थात चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि पर्यावरण ही जीवन, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का आधार है। पर्यावरण हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और शुद्ध भोजन प्रदान करता है। शांतिपूर्ण स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छ वातावरण बहुत जरूरी है, लेकिन इंसानों की कुछ लापरवाही के कारण हमारा पर्यावरण दिन ब दिन प्रदूषित हो रहा है। ऐसा मुद्दा है जिसे सभी को, विशेष रूप से बच्चों को ध्यान देना है, अन्यथा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला टॉपिक है कंप्यूटर, जो कि आजकल की डिमांड है, आजकल की आवश्यकता है और अनिवार्यता भी है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम भूमिका, फिर लिखेंगे आवश्यकता, फिर लिखेंगे महत्व, फिर लिखेंगे लाभ और हानि और निष्कर्ष। ठीक है, चलते हैं कंप्यूटर की ओर। क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मिलकर बना है।
यह तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। इसे काम करने लायक बनाने के लिए हमें पहले प्रोग्राम किया जाता है इसमें, यानी कंप्यूटर सिर्फ वही कार्य कर सकता है जो इसके प्रोग्राम में दिया गया हो। इसके अलावा यह कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि सब कर देगा, हमने उसमें फिट भी नहीं किया है, प्रोग्रामिंग भी नहीं किया और सब कुछ आ जाए, जिसके कारण इसकी क्षमता सीमित होती है। साधारण भाषा में कहें तो कंप्यूटर एक मनुष्य की तरह ही कार्य करता है। इसके पास भी अपना दिमाग होता है, सीपीयू होता है, लेकिन मनुष्य गलती कर सकता है, वही कंप्यूटर कोई गलती नहीं कर सकता। इसके अलावा कंप्यूटर की स्मरण शक्ति भी बहुत उच्च होती है। कंप्यूटर बहुत सारी जानकारी को संचित कर सकता है, स्टोर कर सकता है, सूचनाओं को प्रोसेस कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉनिक और स्वचालित यंत्र है, अपने आप बहुत सारी जो डेटा को ग्रहण करता है और उस डेटा को सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के अनुसार परिणाम के लिए प्रोसेस करता है, जिसमें इनपुट उपकरणों के द्वारा प्राप्त निर्देशों के आधार पर परिणाम निष्पादित होता है। इस परिणाम को आउटपुट उपकरणों द्वारा दिखाया या प्रदान किया जाता है। कई प्रकार के डेटा का सम्मिलित रूप से होता है, जैसे संख्या, वर्णमाला, आंकड़े इत्यादि। कंप्यूटर इन सभी डेटा और परिणाम को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित भी रखता है, कितने सालों वर्षों तक भी स्टोर रहता है। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। आप सबको ही पता होगा कि चार्ल्स बेबेज द फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि यही वे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को बनाया था, जिसे एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं। इस कंप्यूटर में निर्देश देने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल करता था, किंतु आज के कंप्यूटर बहुत एडवांस हो चुके हैं, जिसमें इसमें निर्देश देने और परिणाम प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग होता है, जिसे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। आज के आधुनिक कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत सारे कार्यों को आसानी से करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर जटिल से जटिल, मतलब कठिन से कठिन गणितीय प्रश्नों को 1 सेकंड से भी कम समय में सॉल्व कर सकता है। यही कंप्यूटर की विशेषता है। कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को सबसे पहले समझता है, इसे प्रोसेसिंग कहते हैं, देखा होगा आपने भी। इसके बाद निर्देश के अनुसार परिणाम प्राप्त होता है, लेकिन एक कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को सीधे तौर पर नहीं समझता है, क्योंकि कंप्यूटर को हमारी भाषा समझ नहीं आती है। इसे सिर्फ 0 और 1 की भाषा ही समझ आती है, जिसे मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा कहते हैं। इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ट्रांसलेटर को बनाया गया, जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदल सकते हैं। आ गया है अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन। होंगे भूमिका, समस्या निवारण, हानि, उपसंहार। मतलब अनुशासन जीवन से किस तरह से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, वहीं यदि अनुशासनहीनता रहेगी तब क्या होगा, वो बताया है इस। अनुशासित छात्र अपने देश की संपत्ति होते हैं। आप लिख सकते हैं पहला कि काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथा बचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अतः प्रत्येक छात्र से पूर्णतः अनुशासित होने की अपेक्षा की जाती है। उसे अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उसे अपने देश की विधि व्यवस्था का भी सम्मान करना चाहिए, उसे अपने ज्यादा समय रचनात्मक गतिविधियों में बिताना चाहिए, उसे अपने देश की संपत्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। एक छात्र में अनुशासन होना बहुत जरूरी है, तभी हम देश के एसेट कहते हैं, परंतु वास्तविकता इससे दूर है। दुर्भाग्यवश इन दिनों कुछ छात्र बहुत ही अनुशासनहीन हो गए हैं। कुछ छात्र, उन्होंने अध्ययन को कम महत्व देना शुरू कर दिया है। वे घृणित कार्यों में समय बिताते हैं, वे अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करते, उन्होंने अपने शैक्षणिक संस्थानों में विश्वास खो दिया है। फलतः वे सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं और हड़ताल पर भी चले जाते हैं। छात्रों के ऐसे व्यवहार के पीछे कई कारण है। उन्हें अपने पाठ्यक्रम से संतुष्टि नहीं मिलती, अधिकतर विषय सैद्धांतिक होते हैं, छात्र उन्हें पढ़ने में आनंद नहीं लेते, व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का भी अभाव है, छात्र उन विषयों में जीवन वृत्ति की संभावनाएं नहीं देखते जिनका वे अध्ययन करते हैं। शिक्षक और छात्र के बीच भी पहले जैसा अब संबंध नहीं है। शिक्षक बस उनके पाठ्यक्रम को पूर्ण कराते हैं, वे चिंता नहीं करते कि छात्र ने उसे समझा है या नहीं। अनेक छात्र राजनीति से जुड़ जाते हैं, अध्ययन के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं होती है। सभी तथ्य विद्यार्थियों को अनुशासनहीनता को बढ़ावा देते हैं। कुछ स्वार्थी नेताओं के कारण कुछ छात्र भ्रमित भी हो जाते हैं। छात्रों का अनुशासनहीन का समाधान यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। छात्रों और शिक्षकों के बीच ज्यादा संवाद होना चाहिए। साथ ही साथ राजनीति में छात्रों की संलिप्तता सीमित होनी चाहिए। छात्र का कर्तव्य अध्ययन करना है, उसे अपना अधिकांश समय अध्ययन में ही बिताना चाहिए, उसे अनुपयोगी चीजों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन सभी प्रयत्नों से छात्रों में अनुशासनहीनता के मामले निश्चित रूप से कम होंगे। अंत में यह कहा जा सकता है कि हमें शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना होगा, जिससे कि छात्र उसमें रुचि ले सकें। शिक्षकों को समझाना होगा कि छात्र के जीवन में अनुशासन का होना कितना जरूरी है। शिक्षकों को अनुशासन का महत्व के बारे में बताना होगा, ताकि भविष्य में छात्र सही राह पर चल सकें और अपने जीवन में एक मुकाम हासिल करके अपना, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश और अपने
दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके और देश को बेहतर बनाने में अपना योगदान देकर देश की अर्थव्यवस्था को भी बेहतर बना सके। आया समझ में? चौथे प्रश्न पर हम आ गए हैं। 6 प्रश्न है टोटल इसमें। अपने छोटे भाई को अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने की खुशी में बधाई पत्र लिखिए, 5 नंबर का आपका प्रश्न है। या फिर मद्य निषेध के परिणाम पर 2 मित्रों के बीच के संवाद को लिखिए, मतलब कि मद्यपान निषेध है, ठीक है। तो अब यहां पर चलते हैं सबसे पहले हम कि कमला कॉलोनी, राम राय रोड, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय शंभु, स्नेह, आशा है कि तुम वहां बिल्कुल ठीक होगी, हम भी यहाँ सब कुशलता से हैं। कल समाचार पत्र में तुम्हारी परीक्षा के परिणाम को देखकर हम सभी अत्यंत प्रसन्न हुए कि तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हो। तुमने परीक्षा में अच्छे अंक लाकर अपने माँ और पापा का ही नहीं अपितु हमें बड़े गुरुजनों और अपने विद्यालय के नाम को भी रोशन किया है। तुम्हारी परीक्षा का परिणाम सुनकर माँ और पापा बहुत खुश हुए। उन्होंने खुशी में सभी आस पड़ोस के लोगों में मिठाई भी बंटवा दी है और उनमें भी तुम्हारी खूब तारीफ की। मुझे तुमसे आशा है कि तुम इसी प्रकार मेहनत कर अच्छे अंक प्राप्त करोगी। खूब मेहनत करो, खूब तरक्की करो। मेरी यही दुआ है कि तुम अपनी मेहनत और लगन से सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचो। घर की चिंता बिल्कुल मत करना, घर में सब ठीक है और हम तुम्हारे साथ हैं। कभी भी कोई भी परेशानी आए तो हमसे मत छुपाना। पुनः समस्त शुभकामनाओं के साथ तुम्हारी बहन सरी। मद्य निषेध के परिणाम, मतलब यदि मद्यपान किया जाए या शराब का सेवन किया जाए तो क्या परिणाम होंगे और क्यों नहीं करना चाहिए। तो 2 मित्र हैं, एक है सुरेश, एक है रमेश। सुरेश, नमस्ते रमेश, कैसे हो? यार दोस्त, ठीक नहीं हो। सुरेश, तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि मद्यपान की लत ने तुम्हारे स्वास्थ्य को खराब कर दिया है। हाँ सुरेश, काश कि मैं तुम्हारी बात पहले ही मान जाता और शराब का सेवन छोड़ देता। सुरेश, अब तक जो हुआ उसे भूलकर अपने आगे के जीवन के बारे में सोचो और छोड़ दो इसे। हाँ दोस्त, अब मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, नहीं तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। चलो, देर आए दुरुस्त आए। धन्यवाद दोस्त मुझे सही सलाह देने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 5वां है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में देना है। 2 अंक। मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है? आविन्यो शीर्षक पाठ के आधार पर लिखिए। कविता में जो हमारी कवि शीर्षक है आविन्यो, उसमें पत्थरों को अभी मानवीकरण किया है ना, महसूस करते हैं, ये होता है वो करता है। तो मानवीय जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। मानवीय जीवन में जीवन परिवर्तनशील पथ पर अग्रसर होता है। मानव उतार चढ़ाव देखता है। पत्थर भी मानव की तरह परिवर्तनशील समय का सामना करता है। पत्थर भी दोनों का सानिध्य पाता है। मानव अपनी प्राचीन राधा को गाता है, पत्थर भी प्राचीनता को अपने से जी रखता है। मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, परंतु पत्थर मूक रहता है। झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? मछलियों को झोले में लेकर बच्चे दौड़ते दौड़ते पतली गली में इसलिए घुस गए थे क्योंकि दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी और यह गली भीड़ से भरी हुई नहीं थी। साथ ही पतली गली में घर नजदीक पड़ता था, शॉर्टकट था। मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? शिक्षा और संस्कृति शीर्षक के अनुसार बताना है। शिक्षा का प्रारंभ किस तरह किया जाए कि बच्चे उपयोगी दस्तकारी सीखें और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करें उसी क्षण उन्हें उत्पादन का भी काम करने योग्य बना दिया जाए। मतलब जो भी स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन्हें इस बात को ध्यान में रखा जाए कि वे मानवीय मूल्यों को भी ग्रहण करें और साथ ही साथ अर्निंग भी हो। ठीक है। लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो उन्होंने कहा है कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या है लोगों के निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशता बस मनुष्य काम को टालने लगता है, कभी उसको इंटरेस्ट नहीं है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। कैसे लिखा है? मेरे प्रभु, मैं नहीं रहा तो तुम गृहविहीन हो जाओगे। यहां पर भक्त और भगवान के बीच में संवाद बताया है। कौन करेगा तुम्हारी पूजा अर्चना? वास्तव में मैं ही तुम्हारी पादुका हूं, जिसके सहारे जहां जाता हूं तुम जाते हो, अन्यथा तुम भटकोगे। कवि कहता है कि मुझसे ही तुम्हारी शोभा है, मेरे बिना किस पर कृपा करोगे? कृपा करने का सुख कौन देगा? कवि ने भक्त और भगवान के बीच अनन्य संबंध को बताया है कि भक्त के बिना भगवान का भी कोई अस्तित्व नहीं है और भक्त का तो भगवान के बिना अस्तित्व है ही नहीं। कवि वीरेन डंगवाल गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करते हैं? गरीब बस्तियों के उल्लेख के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जहां के लोग 2 जून की रोटी, मतलब 2 वक्त की रोटी के लिए काफी मशक्कत करने के बाद भी तरसते हैं,
वहां पूजा पाठ, देवी जागरण जैसा महोत्सव कुछ स्वार्थी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए गरीबों का उपयोग कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए। अगला प्रश्न है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? मतलब अपने ही घर में बेघर है भारत माता। भारत को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा था, परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी काल के कुचक्र में फंसी विवश भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचार को देख रही थी। इसलिए कवि ने परतंत्रता को दर्शाते हुए मुखरित किया है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी है। परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है, मोह असुवन ले बरसी, कविता के अनुसार लिखिए। तो ऐसे कुछ महान लोग होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए जीवन लेते हैं। इस लोक में दूसरों के कल्याण करने वाले लोगों में सज्जन ही होते हैं। यह देह इसी उद्देश्य से धारण करते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाकर ही उन्हें परम तृप्ति मतलब होता है संतुष्टि मिलती है। बादल भी परोपकार कर अपनी सज्जनता को दिखाता है। रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा मंगम्मा का ही गांव का एक लंपट किस्म का जुआरी व्यक्ति था, है ना, जो कभी कभार जुआ खेलता था। वह मंगम्मा से कुछ पैसा उधार चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि मंगम्मा अपने बेटे और बहू से अलग हो चुकी है, साथ ही उसे अवैध संबंध भी बनाना चाहता था। अब आया है लक्ष्मण कौन था, वह कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मण लक्ष्मी का पति था जो कोलकाता में नौकरी करता था, लेकिन लक्ष्मण की नौकरी से जो कुछ भी मिलता था उससे गुजारा न होने के कारण लक्ष्मणी खुद तहसीलदार के घर में छुटपुट काम किया करती थी और अपना गुजारा किया करती थी। छठवां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है 5 अंक का। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। शब्द सीमा है 100। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। व्याख्या कीजिए, ऐसा क्यों कहा है? तो लेखक को विश्वास है कि यदि नाखून बढ़ते हैं तो मनुष्य उन्हें निश्चित रूप से बढ़ने नहीं देगा। अर्थात पार्श्विक प्रवृत्ति का लक्षण ज्यों ही दिखाई पड़ता है मनुष्य उसे काट देता है। यह आशावादी विचारधारा लेखक को एक सुसंस्कृत और सभ्य समाज स्थापित होने में सहायक होता है। अगला है, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण, लाउड स्पीकर पर व्याख्या करें। अब ऐसी गरीब बस्तियां जिनको 2 जून की रोटी तक नहीं और वहां पर कुछ पूंजीपति या सामंतवादी लोग देवी जागरण कर रहे हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। कवि कहते हैं कि गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ, अर्थात जो पूंजीपति लोग थे उन्होंने फिर से उनकी शांति को भंग किया। फिर गरीबों की जान गई और भय का माहौल बनाया गया और इस धमाके की गूंज को चिल्ला चिल्ला कर सुनाया गया तथा शक्ति का प्रदर्शन किया गया। बेचारों पर, उन गरीबों लाचारों पर अत्याचार किया गया। यही था आपका पेपर जो आज आपने सॉल्व किया। तो बताइए जल्दी, क्या आपने इस तरह से आंसर्स लिखे बेटा? आशा करती हूं आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो। आगे की पेपर की आपको तैयारी करना है, जो हुआ सो हुआ, आगे की हमकी बहुत अच्छे से तैयारी करना है। आशा करती हूं आपने हिंदी का भी बहुत अच्छे से पेपर दिया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ समय समय पर आपको परीक्षाओं से अवगत भी कराया जाएगा। कौन से पेपर आते हैं, उनके सैंपल पेपर्स, मॉडल पेपर सब कुछ प्रदान किए जाएंगे। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। तो चिंता नहीं करना है, बने रहना है हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी आशा के साथ कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चलिए बाय, थैंक यू सो मच।